और दोस्तों क्या हालचाल। मेरा नाम है निखिल सिंह और आप देख रहे हैं एसबी क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अच्छा, इसमें सब कुछ इजी तो है, बट जो डेटा है ना, काफी टीचर रटवा के चले जाते हैं। 60, 40, मतलब 59, 1%, 40%, 80%, 20 बोल के चले जाते हैं। तो वो मैं बोल के नहीं जाऊंगा, आपको सारा बता के जाऊंगा, सारी चीजें याद रहेगी। तो सुनते आना। सबसे पहले मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ किसका? बेल्जियम का। किसका जिक्र कर रहा हूँ? बेल्जियम का। तो बेल्जियम कहां पे है? ये कौन सी कंट्री के अंदर है या कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो यूरोप के अंदर। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इसको। अब मैं यहां पे क्या बता रहा हूं? एथनिक कंपोजिशन। क्या बता रहा हूं? एथनिक कंपोजिशन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? जातीय संरचना, ठीक है। जातीय संरचना की जिक्र कर रहा हूं। तो यहां पे सुनते आ रहा है, इसकी जो जातीय संरचना थी वो कितने की थी? 60 और 40, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसकी। सबसे पहले आ जाओ, जो बेल्जियम की कैपिटल है, मैं ब्रैकेट में कहीं बता रहा हूं क्योंकि वहां फिर थोड़ा मिक्सअप होएगा। बेल्जियम की क्या बोलते हैं? कैपिटल है, उसका नाम क्या है? बताओ। कह रहे अभी पढ़ रहे हैं, अभी कैसे बता सकते हैं? ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। अब यहां पे सुनते आना, ये चीज मैं बना रहा हूं। तो ये तो चीज होगी, ये बेल्जियम की कैपिटल होगी। अच्छा, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, ठीक है। तो ब्रुसेल्स, अब यहां पे मैं अब ब्रुसेल्स की एथनिक कंपोजिशन बताता हूं। इसकी जो एथनिक, पूरा भी लिख रहा हूं, E.C, आप लिख लेना पूरा, मतलब वही लिख रहा है, एथनिक कंपोजिशन लिखा है, जातीय संरचना लिखा है। बार बार लिखूंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो सुनते आना। और वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप देखोगे नहीं, इसलिए छोटी भी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो यहां पे सुनते आना, इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो कितने का है? 80-20, बस इतना ही। अब ये बोलोगे 80-20 क्या है, वो सब बताऊंगा। तो सुनते आना, जो देश, मतलब जो व्यक्ति सबसे पहले आजादी मिलती है, तो आजादी मिलने पर इंसान क्या करता है? अपनी पसंद का काम करता है। और इंसान जब अपनी पसंद का काम करता है तो फिर उसमें ज्यादा चांसेस है वो क्या हो सकता है? अमीर हो सकता है। चाहे वो कोई सा भी काम करे, या वो कट्टा लेकर घूमे, उससे भी, बदमाशी से भी अमीर होने जाता है आज के टाइम में। बट मैं आपको बदमाशी के बारे में नहीं सिखाऊंगा, मैं पढ़ाई के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। तो बिगड़ने की कोशिश मत करो, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो सुनते आना, मैं यहाँ पे क्या बता रहा था? मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि 40%, अच्छा, फ्रांस, सबसे पहले आजादी किसको मिली थी? फ्रांस को मिली थी। तो आजादी मिलेगी, तो आजादी मिलने के बाद तो फिर वो अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा, और फिर वो इंटरेस्ट पे काम करे तो ज्यादा चांसेस अमीर हो सकता है। तो वही चीज है। तो 40% जो लोग थे वो कौन थे? फ्रेंच लोग थे। अच्छा, आप बोलोगे कि मैंने कैसे समझ लिया कि फ्रेंच लोग हैं 40%? तो बस सिंपल से ये समझो, जो लोग अमीर होते हैं ना, वो हमेशा संख्या में कम मिलते हैं। जो व्यक्ति अमीर मिलेगा वो संख्या में क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो यहां पे भी फ्रेंच लोग क्या है? कम है, क्योंकि ये देख रहे हो 60 बड़ा है, बड़ा नंबर है। ये परसेंटेज में बता रहा हूं, 60 बड़ा है, 40 छोटा है। तो इसी बेस पे फ्रेंच लोग यहां आ गए। अब उसके बाद यहां पे अभी मत बोलना कि ये डच है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही ग्रुप है, एक फ्रेंच है और डच है। अभी यहां पे कितना है? 1% कौन है? जर्मनी। बस इतना ध्यान रख लिया। अब इसके बाद कितना आया? 59%। तो ये 59% कौन रहेंगे? दावा ठोक के बोलेंगे डच होंगे, ठीक है। तो ये हुए डच, ठीक है। आप सुनते हैं ना, ये मैंने चीज बता दी। अच्छा, जो ब्रुसेल्स है, अब ब्रुसेल्स की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं। ये तो मैं कंट्री की बात कर रहा था, पूरी कंट्री में बात कर रहा था। अब मैं बात कहां कर रहा हूं? ये बात मैं कर रहा हूं कैपिटल के अंदर में। तो अब जो यहां पे पॉपुलेशन में ज्यादा थे, वो यहां पे पॉपुलेशन में क्या हो गए? कम हो गए। तो डच यहां पे क्या हो गए? डच यहां पे पॉपुलेशन में क्या हो गए? DUTCH, स्पेलिंग भूल जाता हूं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो डच यहां पे हो गए, और मेजोरिटी में कौन हो गए? फ्रेंच हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या बोलते हैं, बेल्जियम अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है? तो वो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक बच्चे ने बताया था, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका एट अ टाइम, बट हाँ, एक बच्चे ने बताया था मेरे को। अगर वो बच्चा ये वीडियो देख रहा हो तो जरूर कमेंट करे, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। जिस बच्चे ने मेरे को बताया था ये, तो उस बच्चे का कमेंट पिन कर दूंगा। उसने मेरे को बाउंड्री के ऊपर एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक थी क्या? फंगन। जब पहले 10th क्लास पढ़ा रहा था तो उसमें बताई थी उस बच्चे ने ट्रिक। तो वो ट्रिक क्या थी? फंगल। तो वही बोलता हूं कि जो इंसान पढ़ा रहा होता है ना, पढ़ा के वो दुगुना सीखता है। तो इसलिए मैं, वो मेरे हिसाब से पढ़ाना एक सही प्रोफेशन है। तो सुनते हैं, यहां पे सुनते हैं ना, फंगल कि जो बेल्जियम क्या थे, बेल्जियम के लोग नहाते नहीं थे, तो उनके क्या जम गई? फंगल जम गई। तो एफ से क्या हो गया? फ्रांस,
ठीक है। एन से नेदरलैंड, जी से जर्मनी, एल से लैक्सेमबर्ग। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैंने ये सारी चीज बता दी। अब अभी भी सुनो, एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें। अच्छा, यहाँ पे देखते चलो, जो डच थे ना, वो डच किस में है? यहाँ पे मेजोरिटी में, कंट्री में। और जब वो कहाँ आ रहे हैं? ब्रुसेल में, तो वो किस में आ रहे हैं? माइनॉरिटी में आ रहे हैं। तो तुम देख रहे हो, ये प्रॉब्लम अपने आप में हो रही है, जिसे इंडिया के अंदर आज के टाइम में आपको देखने को मिलता है कि कुछ एरिया पे मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है और कुछ एरिया पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है। खतरा किसी को नहीं है, बट कोई बोलता है अरे भाई उसको उस कम्युनिटी में मत जाओ, वहां पे हिंदू लोग रहते हैं, वहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके बोलते रहते हैं। बट ऐसा कोई खतरा वतरा नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो हमारे देश ने भी एक पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे क्या है? सुरक्षित है। तो वैसे ही इन्होंने भी एक पॉलिसी अपनाई जिससे जितने भी लोग इस सोसाइटी के अंदर रह रहे थे वो क्या रहे? सुखी रहे। अच्छा, एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको कि उसको बताने से पहले एक चीज और बताता हूं कि यहाँ पे आता है फ्लैमिश रीजन में कौन रहता है, वेलोनिया रीजन में कौन रहता है। तो उसकी ट्रिक मैंने अपने दिमाग से रख रखी है कि मैं फ्रेंच सीखने गया तो कौन पट गई? वेलोनिया पट गई। कौन पट गई? वेलोनिया। टीचर के सामने मत बोल देना, वरना चाटे चाटे मारेगा। ठीक है, तो फ्रेंच सीखने गया तो कौन पट गई? वेलोनिया पट गई। अब जो बाकी बचा है डच, वो किस में रहता होगा? फ्लैमिश में। बिल्कुल छोटी सी बात है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो सुनो, आगे बढ़ते हैं। तो सुन आना, यहां पे क्या बता रहा था? फ्रेंच जो लोग है, सुन आना, किसके बारे में बता रहा था? ये जो फ्रेंच लोग है, इनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। तो अब यहां पे देख रहे हो, फ्रेंच कम्युनिटी किसमें है? रिच है, पावरफुल है। ठीक है, लेकिन जो डच कम्युनिटी है वो किसमें है? मेजोरिटी में है, गरीब लोग ज्यादा है। चाहे कितने भी बिजनेसमैन के बारे में सुन लो, बट आपको गरीबों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर नहीं सोचोगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो गरीब लोगों की यहाँ पे क्या है? मेजोरिटी है कंट्री में। ठीक है, अच्छा माइनॉरिटी भी है, कहां पे? कैपिटल में। बट एक छोटी सी चीज बता के देखो कि एक जगह है, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, धर्म का नाम लूंगा तो फिर समझ रहे हो ये वैसी वीडियो बन जाएगी। तो जैसे मान लो ए धर्म के जो लोग हैं ना वो ज्यादा है, मतलब पूरे देश के अंदर ज्यादा है, और जो बी धर्म के जो लोग हैं ना वो एक छोटे से एरिया में ज्यादा है। तो ओवरऑल कौन ज्यादा होगी? आप बोलो ऑब्वियसली यही ज्यादा होंगे, क्योंकि ये तो पूरी कंट्री में ज्यादा है ना। ये तो सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर ज्यादा है, जैसे मैं बोल रहा हूं जे ब्लॉक के अंदर बी धर्म के लोग ज्यादा है, जहांगीरपुरी जे ब्लॉक के अंदर बी ब्लॉक के धर्म के लोग ज्यादा है, लेकिन पूरी कंट्री में तो ज्यादा नहीं है ना। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। तो इनको इस बात का खतरा था, और कहीं ना कहीं डच को किस बात का खतरा था? ये पैसे वाले थे, समृद्ध थे, समृद्ध मतलब शक्तिशाली थे। ठीक है, तो यही सारी चीजें बता रहा था। आप सुनते आना, ये देखो ये चीजें बता दी। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे? संविधान में संशोधन करेंगे। तो वही 1970 से 1993 में 4 बार संविधान क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। अब वो संशोधन होके जो निर्णय आए, जो भी डिसीजन आए, वो डिसीजन लिए रहे। उस डिसीजन में सबसे पहला डिसीजन क्या आया था? वो डिसीजन ये आया था कि जो भी मतलब, अच्छा ये टॉपिक भी एक बेल्जियम की समझदारी, बट मैं आपको सीधा डायरेक्ट समझा रहा हूं ताकि आप समझते चले जाओ। पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, ना कि टॉपिक पूछेंगे कि बेल्जियम की समझदारी बताओ। ठीक है, तो वहां पे जो बेल्जियम की समझदारी आएगा तो उसमें भी यही पॉइंट लिखना। अगर बेल्जियम से वो रिलेटेड पूछेगा, मतलब कि बेल्जियम ने कौन कौन से स्टेप्स लिए देश में यूनिटी रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, पीस रखने के लिए, तो वो तब भी ये पॉइंट लिखना 5 नंबर में है। ठीक है, तो यहां पे समझाना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा था? अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, ये दोनों क्या थे? इक्वल थे। ये दोनों क्या रखे थे? इक्वल रखे थे। इक्वल रखे थे मतलब इसका मतलब ये है कि जो जितने फ्रेंच लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे उतने ही डच के बैठेंगे। अच्छा, अब ये दोनों बैठ रहे हैं, तो कोई भी स्पेशल लॉ बनाना होगा ना, तो इन दोनों की मंजूरी चाहिए। अच्छा, मंजूरी का मतलब है इन दोनों की मेजोरिटी चाहिए। अगर मान लो फ्रेंच में लोग, एक बंदे ने मना कर दिया तो कानून नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। वहां पे ये होगा कि अगर मेजोरिटी हाँ बोल रही है तो कानून क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब उसके बाद ये पॉइंट बता रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब ऑर्डिनेट नहीं होगी। सब ऑर्डिनेट मतलब किसी के अधीन नहीं रहेगी। किसके अधीन नहीं रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहेगी। तो वो अपनी मर्जी से क्या कर सकती है? काम कर सकती है, यानी कि वो स्वतंत्र है। अब सुनते आना, कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, जो सामुदायिक सरकार का। तो सामुदायिक सरकार ये क्या करती थी? कानून बनाती थी, जैसे कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, एजुकेशन हो गया। अब आप बोलोगे इसके अंदर आते कौन कौन थे? इसके अंदर भी आते थे फ्रेंच, डच, और एक और स्पेशल जैसे जर्मनी। जर्मनी को यहां पे कहीं कंसिडर करा गया है? यहां पे कहीं लिया गया है? नहीं लिया गया है।
तो फिर वो किसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा यहां पे एक चीज और, ये 4 पॉइंट बन रहे हैं, इसके 5 पॉइंट भी बना सकते हो। सेंट्रल को हटा के यहां पे क्या लिख दो, स्टेट लिख दो। टोटल कितने हो गए, 5 पॉइंट हो गए, तो 5 नंबर मिल जाए। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, वही जो हमने चैप्टर कंटिन्यू रखा था, जिसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेल्जियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, बेल्जियम के बारे में। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। तो देखो हमने गलत कर दिया, सुनो, हमने वहां पे किसके बारे में पढ़ा था, बेल्जियम के बारे में, और इस क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस वीडियो को ना शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बीच में क्वेश्चन करूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आप जवाब दे तो आप बहुत होनहार स्टूडेंट हो, और अगर नहीं दे पाते हो तो उसका अगली वीडियो में मैं क्या कर दूंगा, जवाब दे दूंगा। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उससे आपको इस चैप्टर में फील आ जाएगा कि हाँ मैं चैप्टर पढ़ क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो सुनते आना यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन है। अच्छा हमने बेल्जियम की जानी थी, अब हम किसकी जान रहे हैं, श्रीलंका की जान रहे हैं। तो देखो श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है उसमें बस आपको 1% ध्यान रखना है, वो है कितना, 74%। कितना ध्यान रखना है, 74%। बट इसके अलावा और कुछ नहीं ध्यान रखना। 74, उसके बाद कितना हो गया, 7। ये देखो यहाँ 7 दिखा, इस 7 को उठा के मैं यहाँ ले आया। अब ये 7 आगे गया था तो ये क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इसमें क्या हो गया, 1 जुड़ गया, ये क्या बन गया, 8 बन गया। तो ये अकेला फील कर रहा था, इसलिए अपने साथ किसी को ले आया था जिसका नाम क्या था, 1। ऐसी मनगढ़ंत कहानी रची है। अगर ये कहानी आप याद रखोगे ना तो आपको ये कभी भी परसेंटेज याद रखना नहीं पड़ेगा। तो सुनते आना, ये जो सारी चीज़ बताई है मैंने, तो सबसे पहले कितना था, 74%, उसके बाद कितना था, 7%, और उसके बाद कितना था, 18%। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है, मैंने वो जब से ये अपना कॉन्सेप्ट बनाया उसके बाद कभी याद नहीं रखा मैंने। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, 74%। अच्छा मैं यहाँ पे सबसे पहले बता रहा हूँ भाषा। भाषा को तो आप जानते हो क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। दोनों के लिए लेके चल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, लैंग्वेज। और उसके बाद क्या था, धर्म, रिलीजन। ठीक है, तो सुनते आ रहे हैं यहाँ पे जो ये 74% है वो श्रीलंका के रहने वाले हैं। इनको क्या बोलते हैं, सिन्हालास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन्हालास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन्हालास। हिंदी में क्या बोलते हैं, सिन्हली। क्या बोलते हैं, सिन्हली। ठीक है, हिंदी में सिन्हली बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिन्हालास बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो ये 7% है, अच्छा एक चीज देखो, ये छोटा है, ऐसे एक ऑर्डर में रखना चाहिए ना मेरे को इसको, ये ऊपर नीचे अजीब लग रहा है, तो मैं इसको एक ऑर्डर में कर देता हूँ। यहाँ पे कितना कर दिया, 18%, और यहाँ कितना कर दिया, 7%। तो अब सुनते आना, अब ये जो 18% है ये कौन है, ये लोग हैं तमिल, मतलब ये तमिल भाषा बोलते हैं। अच्छा जो ये 7% है ये तमिल भी बोलते हैं, और साथ में कौन सी बोलते हैं, सिन्हालास लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हालास भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं। एक लैंग्वेज में वो कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने लिख चुका हूँ। तो सुनते आना, ये 18% है, ये तमिल है। अच्छा ये जो तमिल है ना, ये यहाँ पे देखो, ये जो है ये तो बौद्ध धर्म को बिलोंग करते हैं, और ये वाले जो तमिल लोग हैं इसके अंदर कौन आते हैं, हिंदू भी आते हैं, और साथ में कौन आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना हिंदू मुस्लिम को हिंदी में लिख के दिखाओ, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो सुनते आना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अच्छा जो ये 7% है ये कौन है, ये है क्रिश्चियन। मैं बता रहा हूँ इस वे में आपको शायद कहीं ना मिले पढ़ने को, बट मैं बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ एसबी क्लास में मिलेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, ये देखो जो ये 18% है ना, इसमें भी बता रखा है कि जो 13% है ना, वो 13% कौन है, वो 13% है जो यहाँ के मूल तमिल है। इनको क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल। क्या बोलेंगे इनको, श्रीलंकन, ऐसे मिट हो जाता ना, हाँ तो सुनो इसको क्या बोलेंगे, श्रीलंकन तमिल। ठीक है, तो ये कौन से है, श्रीलंकन तमिल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन है, सिन्हालास लोग हैं, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद ये है। बट एक्चुअल में सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, सबसे ज्यादा मेजोरिटी है सिन्हालास, सिन्हली लोगों की है। तो अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब हमने क्या देखा था, वहां का एथनिक कंपोजिशन देखा था, और यहाँ पे भी क्या होगा, सेम टू सेम यही होगा, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं पेज पे, अब आओ देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी, देखो मैंने अभी क्या बताया था, मेजोरिटी में कौन है सबसे ज्यादा, सिन्हालास लोग है। तो यानी कोई भी कानून बनाएंगे तो इजीली पास हो जाएगा। अगर किसी भी कानून को पास करना होता तो वहां पे मेजोरिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पे मेजोरिटी आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, 1947 में कौन सा देश आजाद हुआ था,
इतना तो पता होना चाहिए, वरना फिर आप गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, तो 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा भारत, माता की जय। ठीक है, तो सबसे पहले भारत आज़ाद हुआ था। 1948 में कौन आज़ाद हुआ था? श्रीलंका। अच्छा, और 1949 में जो आज़ाद हुआ था वो कौन हुआ था? नाम बोलो उसका, चाइना। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप एक पूरा डेटा ध्यान में रखो। अच्छा, ये आज़ाद हुआ था, ये आज़ाद हुआ था, ये अगर ऐसा डेटा ध्यान रखें ना तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी पढ़ने में। ठीक है, तो सुनते आना, ये चीज़ मैंने बता दी। चलो मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ यहाँ से, आप सुनते आना। इसको मैं एक ब्रैकेट में बनाया तो कोई कलर आए कुछ ऐसा जिसमें अलग दिखे। गुलाबी, गुलाबी नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते, मुझे नहीं पता, बट बक्सा बनाने में क्या जा रहा है। सुन, तो यहाँ पे ये बना दिया, अब कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया, देखो अब ये क्या हुआ, 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया। एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिनियम। तो इन्होंने एक एक्ट पास किया, वो जब पास हुआ तो फिर यहाँ पे जो भी सिन्हाला लोग थे उनकी जो भाषा थी वो क्या बन गई थी? राजभाषा बन गई थी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। तो श्रीलंका की सबसे पहले एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी जिसका नाम क्या था? सिन्हली। बट आज के टाइम में यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, सिन्हली और तमिल। क्यों है उसके पीछे रीजन अभी पता चलेगा। तो सुनते आना, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। पहले इसको हटाया था वरना नोट्स लिखने में दिक्कत होगी। हाँ, इसको भी हटाया था। ठीक है, अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद क्या बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी। अच्छा, सरकारी नौकरी में जो सिन्हली लोग थे उनको क्या मिल रही थी? प्राथमिकता मिल रही थी। क्या मिल रही थी? प्राथमिकता मिल रही थी। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है? सिन्हली लोगों को। एक इन्होंने मतलब देख लो किस तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसको फेवर कर रहे हैं? सिर्फ सिन्हली लोगों को कर रहे हैं। तो बाकी जो अदर्स लोग हो गए वो बुरा मानेंगे। जैसे आज के टाइम में आप इंडिया में भी देखते हो कि अगर कोई भी पॉलिसीज आती है तो हमें पूरा सोच समझ के चलना पड़ता है। हमें दलित, ठीक है, ऊंची जाति, निचली जाति, सभी जातियों को और धर्मों को लेकर चलना पड़ता है, वरना क्या हो सकता है? दंगे हो सकते हैं। जो सिचुएशन आपको यहाँ पे होती हुई दिख रही है कि बाकी जो अदर है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने परसेंट थे? यहाँ पे थे ये 8 और 7। अपने आप में एक अच्छा रेशियो बन जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जोड़ोगे तो एक अच्छा परसेंटेज बनेगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी जिक्र कर ही देता हूँ उस क्वेश्चन का। नहीं, पहले इसको खत्म कर देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सुनते आना। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ? नए संविधान की। तो जो नया संविधान था, उस नए संविधान में क्या होता? सरकार ने क्या कर दिया था, जो बौद्ध धर्म है उसको संरक्षण दे रहे थे। संरक्षण मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और प्रोटेक्ट के साथ साथ उसको क्या कर रहे थे? उसका प्रचार वगैरह करते थे, वही फोस्टर करते थे, मतलब बढ़ावा दे रहे थे। तो अगर ऐसा होगा कि किसी मतलब जब कोई गवर्नमेंट किसी धर्म को प्रमोट कर रही होगी तो फिर बाकी जो लोग होंगे वो तो साफ साफ समझ जाएगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? गलत कर रही है। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिली, लोग इससे नाखुश हुए और लोग आवाज उठाने लग गए। अब सुन दे आना, अब यहाँ पे क्या हुआ था, आप देख रहे हो, ये सारी क्या थी? प्रॉब्लम्स थी। जैसे 1956 में क्या हुआ? एक्ट पास होना, जिसमें सिन्हाला की बात करा मैंने, और फिर उसके बाद क्या था? सरकारी नौकरी का, जिसमें मैंने किसकी बात करी? सिन्हली लोगों की बात करी। उसके बाद मैंने नए संविधान का जिक्र करा। नए संविधान में इन्होंने क्या चीज़ ऐड कर दी थी कि सरकार बौद्ध मत को क्या देगी? संरक्षण और बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये चीज़ जब मैंने बात करी, अब उसके बाद मैं आता हूँ अगले पेज पे। ठीक है, मैंने कुछ गलत करा है, हाँ सुनो, उसके बाद मैं आता हूँ अगले पेज पे। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे ये हुआ कि जो तमिल थे उनके ऊपर असर पड़ा इन चीज़ों का, और तमिल क्या फील करने लग गए? इलाइनेशन, मतलब ऐसा लगने लग गया उनको कि भाई ये सरकार हमें क्या कर रही है? हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। ठीक है, तो जो सरकार है वो सरकार क्या बोलते हैं? जो हमारा धर्म है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी क्या नहीं कर रही है? बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही है। फिर उसके बाद इन्होंने जो संविधान है और सरकार की जो नीति है, उनसे हमें क्या रखा जा रहा है? वंचित रखा जा रहा है। किसको वंचित रखा जा रहा है? तमिल लोगों को वंचित रखा जा रहा है। तो ये पॉइंट सारे समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट बताया, पहले इनको हटा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या लग रही थी? तमिल को ऐसा लग रहा था कि उनको क्या कर रहे हैं? बेगानापन, मतलब उनको एक साइड करा जा रहा है, उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा। अच्छा, सरकार देख रहे हो, सरकार किसकी थी? सरकार थी सिन्हली लोगों की। तो उनके साथ यहाँ पे क्या हो रहा था? उनके साथ भेदभाव हो रहा था। उनकी लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचा जा रहा, उनके कल्चर के बारे में, कल्चर मतलब संस्कृति के बारे में नहीं सोचा जा रहा। तो इन सारी चीज़ों में इनको क्या लग रहा था? बुरा लग रहा था। और जो सरकार है वो क्या बोलते हैं? जो जितने भी अधिकार है, जैसे राजनीतिक अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार और नौकरी का अधिकार, इन सभी में क्या कर रहे थे? अवसरों की समानता, ये सारे अधिकारों में इनके साथ क्या कर रहे थे? भेदभाव कर रहे थे। किसके साथ? तमिल लोगों के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे अभी ये सारी चीजें बता दी। अब उसके बाद ये जो तमिल थे, तमिल लोग गुस्से में आए। अब गुस्से में आने के बाद इन्होंने क्या बना ली? एक पार्टी बना ली। तो सुनते आना, यहाँ पे तमिल लोगों ने क्या बना ली? तो आज यहाँ पे शरीर वो, अच्छा ये देखो क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है पेपर में। अगर बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वैसे शायद ही पूछते हैं, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो मतलब सरकार जो भी डिसीजन ले रही थी, जो सिन्हली गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही थी,
उससे तमिल लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। अगर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये 3 पॉइंट लिख सकते हो आप, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, अब उसके बाद मैं बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो जो श्रीलंका में सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। अच्छा, गृह युद्ध एक्चुअल में कब होता है, जब घर के अंदर लड़ाई हो रही होती है। जब क्या हो रही थी, घर के अंदर लड़ाई हो रही थी। अच्छा, एक चीज समझते जाना, जब घर में एक बंदा पिट रहा होता है ना, तो वो लड़ाई नहीं होती, वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, हो सकता है कि पत्नी पति को पीट रही हो, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। जब दोनों पीट रहे हैं, पति भी पीट रहा है, पत्नी भी पीट रही है, दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सिविल वॉर कहलाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल एकदम छोटे वे में बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों हुआ था। तो सबसे पहला रीजन समझते जाओ, श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उन्होंने क्या बनाई, अपनी पार्टी बनाई। अच्छा, पार्टी क्यों बनाई होगी इन्होंने, मतलब घूमने के लिए नहीं बनाई होगी। पार्टी किस लिए बनाई, पार्टी इन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि ये क्या फील कर रहे थे कि इनको इक्वालिटी नहीं मिल रही। अच्छा, ये चीज होगी। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर मांग करी भाई कि हमें तमिल को क्या करो, राजभाषा करो, क्षेत्रीय स्वतंत्रता दो। क्षेत्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमें अपने खुद से डिसीजन लेने की आज़ादी दो, ठीक है। उसके बाद वही रीजनल ऑटोनॉमी, तो ये दो। और उसके बाद क्या है, समानता दो। अब ये मत बोलना समानता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समानता को क्या बोलते हैं, एजुकेशन क्या है, मैं खुद ही गलत बोला, हाँ, इसको बोलते हैं इक्वालिटी, और इसको क्या बोलेंगे, एजुकेशन एंड अफसरों क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, एजुकेशन एंड अफसरों क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई यहाँ पे, इन्होंने इन चीज की मांग करी। इन्होंने बोला चलो भाई, तुम हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो हमें क्या कर दो, एक सेपरेट कंट्री दे दो, हमारे लिए क्या बना दो, एक अलग राष्ट्र बना दो, ठीक है। यहाँ पे लिख नहीं रखता, बट तुम यहाँ पे लिख सकते हो अलग राष्ट्र की मांग करी थी इन्होंने। किसकी मांग करी थी, अलग राष्ट्र की, ताकि हम अपने डिसीजन खुद से ले पाए। आप तो ले नहीं रहे हो, हमारे बारे में सोच नहीं रहे हो, तो हमारे लिए क्या बना दो, एक अलग से राष्ट्र बना दो, ताकि उसमें क्या हो पाए, हम अपने डिसीजन खुद से ले पाए। तो इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग करी थी उसके। और अच्छा, इन जो मांग करी थी वो क्या थी, स्वतंत्र तमिल इल्म। अगर आप ये देखोगे ना, तो एक है वहाँ पे लिट्टे बोलते हैं, ठीक है। आज के टाइम में तो खत्म हो गया है, बट पहले इसको लिट्टे बोलते हैं, ठीक है। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इल्म। तो ये जो लिट्टे ना, इसका बहुत बड़ा लिंक है यहाँ पे। तो लिट्टे जब बना था ना, तो अच्छा एक चीज़ बता रहा हूँ, लिट्टे का अगर आपको थोड़ा अगर देखना है, अगर थोड़ा समझना है इसके बारे में अच्छे से, अगर आप फैमिली मैन 2 देखोगे, वेब सीरीज फैमिली मैन 2 देखोगे, मद्रास कैफे देखोगे, ये इन वेब वो मद्रास का कैफे तो मूवी है, फैमिली मैन 2 देखोगे तो इसका जिक्र कर रखा है, लिट्टे का वहाँ पे क्या कर रखा है, जिक्र कर रखा है। तो आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ा बहुत कि हाँ भाई, जो हमने ये वेब सीरीज आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। मतलब वहाँ पे क्या दिखाया गया, जैसे जो हमारे राजीव गांधी थे, तो उसमें ऐसा कहा गया था कि इनके जो मृत्यु है उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, लिट्टे का इन्वॉल्वमेंट है। तो यही सारी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो आप सुनते आना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, अब मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जो तमिल इल्म में, तो इन्होंने क्या बोल दी, स्वतंत्र तमिल इल्म दे दो। अच्छा, स्वतंत्र तमिल इल्म कौन से पार्ट का बोला होगा इन्होंने, ये मैं बना रहा हूँ, श्रीलंका बना दिया, और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये ऊपर वाले को नॉर्थ बोल रहा है, ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे क्या हो गया, ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, और नीचे क्या हो गया, ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। तो इन्होंने कौन से पार्ट की मांग करी थी, नॉर्थ ईस्ट की। इन्होंने किसकी मांग करी थी, नॉर्थ ईस्ट की। अच्छा, नॉर्थ को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। तो इन्होंने उत्तर पूर्व की मांग करी थी कि जो उत्तर पूर्व का एरिया ना वो हमें दे दो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या ऐसा करने देगी कि हाँ भाई तुम मांगो, ये भेलपूड़ी है कि जो ऐसे दे दिया। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने जो भी जितनी भी डिमांड थी उसका एक ही जवाब दिया, बोलते हैं ना संजू बाबा बोलते हैं, नहीं। तो ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, नहीं कर दिया। तो अभी ये सारे क्या हो गए, गुस्से में आ गए। मैं यहाँ पे बनाया था गुस्से वाली इमोजी, ठीक है, ऐसे करके थोड़ी बनाता हूँ। तो अब ये गुस्से में आ गए। अब जब ये गुस्से में आए तो यहाँ पे क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया। अच्छा, सिविल वॉर में लड़े कौन थे, सिनली वर्सेस तमिल। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया था, और सिविल वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं, ठीक है। गृह युद्ध समझ में आया, इसको गृह युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि घर के अंदर के बीच में यहाँ पे क्या हुई है, लड़ाई हुई है। अच्छा, अब मैं आपको बोला था ना कि एक क्वेश्चन करूँगा, तो वो क्वेश्चन यही है, पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम क्या है, आप सभी को पता है चैप्टर का नाम क्या है, एक मिनट को थोड़ा बीच में लिखता हूँ। तो चैप्टर का आप सभी को नाम पता है, चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर का नाम सत्ता की साझेदारी, जो देख लो आज ये समझते हैं ना, सत्ता की साझेदारी हिस्ट्री के अंदर क्यों नहीं है, जियोग्राफी के अंदर क्यों नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर ही क्यों है। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये जो सत्ता की साझेदारी है वो चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पढ़ते हैं, सिविक्स के अंदर पढ़ते हैं। और अगर आप देखो सिविक्स किसका पार्ट है, पॉलिटिक्स का पार्ट है।
अगर देखोगे इसका नीचे बुक पे नाम लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग है उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? सिविक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो वो चैप्टर हम सिविक्स के अंदर ही क्यों पढ़ते हैं और किसी के अंदर क्यों नहीं पढ़ते? तो ये मेरा आपका सवाल रहेगा, और अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आपका कमेंट पिन करूंगा, ठीक है। तो आज मैं क्या शुरू करने जा रहा हूं, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो मैंने एक क्वेश्चन भी करा था, तो उस क्वेश्चन का जवाब कहीं ना कहीं यहीं से निकला कि मैंने एक क्वेश्चन करा था कि हम पावर शेयरिंग पढ़ते क्यों है। तो काफ़ी लोग सोच रहे थे यार, मतलब मेरे को तो कमेंट में भी ये आया कि क्या बोलते हैं छोड़ो मैं बताऊंगा नहीं, बट हाँ कमेंट में जो बात मैंने बोली है किसी ने शॉर्ट में सेम डिट्टो वही बात चिप दी है। तो एक्चुअल में वो रीज़न नहीं है, बट मैं अब आपको रीज़न बताता हूँ। तो पावर शेयरिंग देखो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखते हो वहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या हो रही है, पावर शेयर हो रही है। अगर देख रहे हो सेंटर ने कुछ पावर स्टेट को दी है, फिर लोकल को दिया, तो ये चीज़ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ना कि हिस्ट्री के अंदर। पॉलिटिक्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस मैं इतना समझते चलो, मैंने पहले बता भी चुका हूँ। राजनीति का मतलब क्या होता है, एक तरीका। तो उसी तरीके के बेस पे क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, तरीका जान रहे कि यार उन्होंने देश चलाने का क्या तरीका अपनाया, किस तरीके की वजह से वो देश इतना सक्सेसफुल रहा, किसने पढ़ा था, ये किसके अंदर पढ़ा था, पावर शेयरिंग के अंदर पढ़ा था। और देश को चलाने में हमें इन चीज़ों की क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम ये सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं, सिविक्स के अंदर पढ़ते हैं, और इसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो आगे सुनते आना, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, सत्ता की साझेदारी की हमें जरूरत क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ है ना, युक्ति प्रेरक। देखो ये वर्ड के अंदर कंफ्यूज मत होना, बस यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे ये बता रखा है कि जो सत्ता की साझेदारी है ना, अगर वो विभिन्न ग्रुपों के बीच में होगी, किसके बीच में होगी, विभिन्न ग्रुपों के बीच में होगी, तो उससे क्या होगा, उससे वो जो टकराव वाली स्थिति है वो कम रहेगी। पहली चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ क्या है, स्थिरता रहेगी। अगर आपने किसका पढ़ा था, श्रीलंका केस पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस करी थी कि वहाँ पे स्थिरता नहीं थी, सिविल वॉर होगी, आपस में लड़ रहे वगैरह वगैरह, ये बथेरी चीज़ें हुई थी, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने ऐसा कर लिया था कि तमिल लोगों के बारे में सुना, बट दोनों डिप्रेस रहे थे। जब भी लड़ाई होती है ना बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में, तो भले ही अल्पसंख्यक हारे, बट अगर वो 4 मारेंगे तो एक तो मारेंगे ना, तो वही वाली बात है। तो सुनते आना, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, तो पता नहीं गला कैसे बैठ गया, सुनो इधर ध्यान दो। अब मैं बात कर रहा हूँ मॉरल की, ठीक है। प्रिजुडिशियल मतलब क्या होता है, मतलब एक एकदम वैलिड पॉइंट कह सकते हो कि ये वैलिड क्यों है, मतलब पावर शेयर होना क्यों ज़रूरी है। तो उसका रीज़न हमने ये जान लिया। अब इसका जो मॉरल है वो मॉरल समझते जाओ कि जो डेमोक्रेसी की जान है, जान बोलूँ या फिर आत्मा, जान से तुम्हें अपनी जान की याद आ गई होगी, बट हाँ सुनो, मैं यहाँ पे कुछ और पढ़ा रहा हूँ तो सुन जाना। तो डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, वो आत्मा क्या है, पावर शेयर। इसलिए हम ये किसके अंदर पढ़ते हैं, पावर शेयरिंग किसके अंदर पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सुनते आना, ये जो मैंने बात बताई है, ठीक है, ये टॉपिक इतना से है, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले आती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे, ऐसी। आपने पढ़ा होगा ना कि पृथ्वी के ऊपर से एक हॉरिजन खींच दो, उसके ऊपर हम खड़े हुए, ये साइंस का पार्ट है, बट मैं बता रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल है। ये लाइन क्या है, लेटी हुई लाइन है। तो पावर शेयरिंग यहाँ पे कैसे हो रही है, हॉरिजॉन के तरीके से हो रही है। अब यहाँ पे समझते हैं ना, यहाँ पे मैं क्या करता था, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा था, तो यहाँ पे कौन आएगा, देखो हॉरिजॉन में कौन आएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोले, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और लास्ट में क्या आएगा, जुडिशरी, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी सी हो सकती है मिस्टेक। तो सुन देना, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के। अच्छा, एक चीज यहाँ में समझते आना, मैं इसका आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूँ। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो सारे क्या है, जरूरी है। अगर किसी भी एक अंग को अगर उंगली को काट देंगे ना, जैसे आपने सुना होगा कि जब दांत टूटता है ना, तो हमारी जीभ वहीं जाती है जहाँ पे दांत टूटा हुआ है। तो वही चीज़ समझते आना, तो यानी कि हमारे शरीर के सारे अंग जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, पावर शेयरिंग अंगों के बीच में हो रही है। किसके बीच में हो रही है, अंगों के बीच में। तो इसको कैसे लिखोगे, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन। तो यहाँ पे ये लाइन बन जाएगी इसकी। अब सुनते आना, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, वर्टिकल पावर शेयरिंग। अच्छा, वर्टिकल पावर शेयरिंग समझ गए होगे, एक अगर ऐसे है तो दूसरी ऐसे होगी, इसको खड़ी बोल लो, ठीक है।
तो यहाँ पे कैसे पावर शेयर हो रही है, ऐसे वाली पावर शेयर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, सेंट्रल, फिर उसके नीचे क्या है, स्टेट, और उसके नीचे लोकल। तो यहाँ पे पावर शेयर कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। तो सेंट्रल को क्या बोलते हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तो इनके बीच में क्या हो रही है, पावर शेयर हो रही है। अच्छा, इसको ध्यान से देखो, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, मंजिल के सेंस में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अगर ऐसे ध्यान रखोगे, वो सत्ता की साझेदारी विभिन्न अंगों के बीच, ऊपर वाले में क्या है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न अंगों के बीच, और नीचे वाले में क्या है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तर, मतलब विभिन्न स्तर बोलते हैं ना इसको, हाँ, स्तर के बीच। तो यही चीज बता रहा हूँ, इस चीज को समझो, मैं लिख देता यहाँ पे, वरना काफी लोग बोल रहे हो अरे हाथ चला रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या है, सारे अंग बराबर है हमारे शरीर के, तो क्या है, पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सत्ता की साझेदारी विभिन्न, एक मिनट गुजा, सत्ता की साझेदारी विभिन्न अंगों के बीच, ठीक है। और इसको यहां पे क्या लिखेंगे, सत्ता, सेम वही लाइन लिखिए, सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों के बीच। स्तर मतलब क्या हो गया, लेवल, तो वही लिखे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सुन ध्यान, ये बात बता दी मैंने। अब यहां पे मैं आता हूं, ठीक है, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग बता दी। अब लास्ट पे आता हूं, पावर शेयर किस में हो रही है, डिफरेंट सोशल ग्रुप में। अच्छा, लिखा नहीं मैंने इसको, विभिन्न सामाजिक समूह, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में जब पावर शेयर होती है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पे थी, बेल्जियम के अंदर। अच्छा, एक चीज मैंने बताया नहीं, वो बताया था हूं, बेल्जियम का जो ईयू है, समझते आना, सुनते आना, मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, यूरोपियन ईयू का HQ, ऐसे ध्यान रखना, ईयू का HQ कहां है, ब्रुसेल में। कहां पे है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। ईयू का HQ कहां है, ब्रुसेल में। ईयू मतलब क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन, और HQ मतलब क्या हो गया, हेड क्वार्टर। कहां है, ब्रुसेल में, ठीक है। तो ये चीज बताई नहीं थी, इसको लिख लेना आप अपने नोट्स में, जहां ब्रुसेल का जिक्र कर रखा है वहां पे लिख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताया नहीं था मैंने, वो भी बताया था कि 99% हो रहे थे किसके अंदर, श्रीलंका के अंदर हमने पढ़ा था। देखो मैं यहाँ पे आया दिखाता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे होगा, यहाँ इस वाले पेज पे होना चाहिए, इधर भी नहीं है, तो कौन सा वाले पेज पे, हाँ इस वाले पेज पे होगा। तो अरे हो जाना, नौकरी पे आ गया। तो सुनो, यहाँ पे हमने देखा था, देखो यहाँ पे कितना था, 99% हो रहा था, कितना हो रहा था, 99%, 1% छूट रहा था। तो इस 1% के अंदर कौन आते हैं, जो बाकी के बच गए, अब बाकी जातियों की, उसका कि एक प्रॉपर डेटा नहीं था, इसलिए क्या मतलब, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रॉपर 7% बन रहे, प्रॉपर 18% बन रहे, उनका प्रॉपर नहीं बन रहा था। उसमें बहुत सारे लोग हो गए, जैसे पारसी वगैरह, इन सभी को लोगों को मिला के क्या हो गया, वो 1% हो गया, इसलिए उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करा, यहाँ पे 99% था, ठीक है। और ये चीज़ तो मैंने बता दी, ठीक है। और इसमें शायद वाला टॉपिक है नहीं, बेल्जियम वाला टॉपिक है नहीं, हाँ इसमें है नहीं। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ पे हम थे, हाँ यहाँ पे। तो पावर शेयर किसके बीच में हो रही है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में हो रही है। और लास्ट में जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, पावर शेयर पॉलिटिकल पार्टी के बीच में और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। पहले पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कैसे होती है वो बताया था, गठबंधन सरकार, ठीक है, गठबंधन सरकार, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। गठबंधन सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, जब मतलब दो पार्टियों, मतलब एक पार्टी के पास बहुमत नहीं थी, मतलब उसको जीतने वाली थी बट उसके पास कुछ सीटों की वो रह रही थी, कमी रह रही थी, तो उसने दूसरी पार्टी को अपने में मिला लिया, और मिलाने के बाद फिर क्या बन गई, उसकी कोलिजन गवर्नमेंट बन गई। इसी को क्या बोल रहे हैं, गठबंधन सरकार। अब उसकी क्या बन गई, गठबंधन सरकार बन गई। आप गठबंधन सरकार, अच्छा उससे ऐसे ही नहीं जुड़ते, कुछ सिफारिश, कुछ मतलब कुछ अपना मतलब पोस्ट वगैरह रखते हैं। अब वो जब ये इससे जुड़ रहा है ना, तो बोलता है कि चल प्रधानमंत्री तेरा, तो मतलब प्रधानमंत्री तेरा तो राष्ट्रपति मेरा, ठीक है, मुख्यमंत्री वो क्या बोलते हैं,
होम मिनिस्टर तो बना लियो, ठीक है। ऐसे करके इनके बीच में जो होती है बातचीत होती है, उस बातचीत के जरिए फिर क्या करते हैं, अपने साथ कोलिजन गवर्नमेंट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोलिजन गवर्नमेंट के बीच में समझ में आ गया होगा पावर शेयर कैसे हो रही है। जैसे ए पार्टी बी पार्टी के साथ जुड़ गई, अब बन गई, ठीक है। तो अब जो ये पार्टी है, इस पार्टी में जो ए वाले हैं वो किसी मोटिव से जुड़े होंगे बी वाले से, और बी वाले भी कुछ मोटिव से जुड़े होंगे। मैं बोल रहा हूं ए वाले के पास क्या है, मेजोरिटी थी बहुत ज्यादा, बी वाला तो जुड़ा है इससे, बस बी मतलब उसको थोड़ी सीटों की जरूरत थी, इसलिए बी वाला जुड़ गया। तो ए वाला क्या बोल रहा है, ए वाला बोल रहा है चल मैं पीएम बन जाऊंगा, और बी वाले को तू क्या बना दो, मैं होम मिनिस्टर, क्या बना दूंगा, होम मिनिस्टर। तो ऐसे ऐसे बोल के फिर इनके बीच में क्या हो गया, फिर इनके बीच में डिसीजन हुआ, और फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे जुड़ गए, और जुड़ने के बाद क्या बन गई, कोलिजन गवर्नमेंट बन गई। थोड़ा रुक के, तो अब मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूं, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। अच्छा, बुक के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप भी लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ग्रुप होता क्या है, जो मतलब किसी के इंटरेस्ट को दिखा रहा हो। जैसे कि मान के चलो फार्मर यूनियन, वो किसके इंटरेस्ट को दिखा रही है, फार्मर के, मतलब जो किसान संगठन है वो किसके, वो उसको दिखा रही है, किसानों को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब जो ये किसान संगठन है वही बाद में दबाव समूह बन जाता है। कैसे बन जाता है, सरकार के ऊपर प्रेशर करे कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब यही जो है ना, अब समझते हैं ना, ये जो प्रेशर ग्रुप है ना, यही आगे जाके क्या बन जाती है, पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। अब आप बोलोगे कैसे, वो अभी चीज़ समझाऊंगा, तो समझते हैं ना यहाँ पे। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया कि एक इंटरेस्ट ग्रुप है, वो आगे जाके प्रेशर ग्रुप बन जाता है, जब वो क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करने लग जाता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, अब उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो प्रेशर ग्रुप है, ये प्रेशर ग्रुप क्या बन जाता है, आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज बन जाता है। कैसे बन जाता है, तो इसको ध्यान से समझते आना। जैसे आपने इसका एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अन्ना हजारे ने एक संघर्ष करा था, अन्ना हजारे ने क्या करा था, एक संघर्ष करा था, जिसमें आपने सुना होगा, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। वो था ना, 1 2 3 4 बंद करो ये भ्रष्टाचार, ऐसे करके काफ़ी सारे वो मुहिम चालू हो रखे थे, आपने सुना भी होगा। तो फिर इसमें अन्ना हजारे ने काफ़ी दिन तक अनशन करा था। तो अब ये जो आइडिया था ना, वो आइडिया किसका था, केजरीवाल का था। केजरीवाल ये आइडिया लाया, और फिर वो आइडिया धीरे 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 करके क्या हुआ, काफ़ी बड़े लेवल पे पहुंचा। और आज के दिन मतलब केजरीवाल के वो पहले एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो क्या कर रही थी, प्रेशर बना रही थी। आज के टाइम में वही प्रेशर ग्रुप क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, और दिल्ली को चला रहे हैं केजरीवाल जी। तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको पता भी होगा कि कौन है, श्री अरविंद केजरीवाल। तो जो आज केजरीवाल जिस पावर में है वो किस वजह से है, क्योंकि वो पहले प्रेशर ग्रुप था, और वो प्रेशर ग्रुप क्या कर रहा था, दबाव बना रहा था। और ये जरूरी भी है होना, जब प्रेशर ग्रुप क्या बोलते हैं, ऐसे दबाव नहीं बनाएगा ना गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट अच्छे से डिसीजन नहीं लेगी। और ये पावर में क्यों आया, वो भी आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ समझते चलो, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, और इनको लग रहा था जनता के बारे में सुनी नहीं जा रही। तो फिर इन्होंने क्या बना लिया, अपनी एक पार्टी बना ली, और वो पार्टी जीती, हर लोगों ने पसंद भी करा, पार्टी जीती। तो आपको पता होगा 70 सीटों में से कितनी सीटें मिली थी, 63 सीटें किसको मिली थी, सॉरी 63 नहीं बोल रहा हूँ, 67 सीटें किसको मिली थी, केजरीवाल सरकार को मिली थी। और आज के टाइम में दिल्ली में ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको केजरीवाल की सरकार को कोई हरा सके। बाकी फ्यूचर में किसको क्या पता। तो हाँ, अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना, देखते रहना एसबी क्लासेस।